हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खनी। मैं हूं निखिल। आप देख रहे हैं निखिल्स एजुकेशन एरिना। हम लोग चला रहे हैं हमारी जीएसटी सीरीज़, जिसमें आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 11 में, जिसका नाम है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल। ये संगम है दो चैप्टर्स का। इसमें पहला चैप्टर होने वाला अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जो कि काफ़ी बेसिक सा चैप्टर होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा ई वे बिल का। हम सब कुछ इसी एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। ई वे बिल वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट धीरे धीरे ICAI का फेवरेट बनता जा रहा है। इसका मतलब कहना है से आपके आने वाले नवंबर 21 एज वेल एज May 22, एटलीस्ट ये दो अटैम्प्ट के लिए तो ये फेवरेट रहने वाला है। तो उसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे। थोड़ी बोरियत हो सकती है, आई कांट हेल्प इट, बट पढ़ना तो पड़ेगा। और जो भी प्रैक्टिस में है या जिसने थोड़ी बहुत सीख के रखा है आर्टिकलशिप के दौरान, तो उसको थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ चलो ये कुछ अच्छा है। ई वे बिल है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स तो आई कांट हेल्प इट, बट इसलिए हम लोग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड थोड़ा सा रैप अप करेंगे फास्ट वे में। ई वे बिल हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ में आराम से करेंगे। ओके, सो इफ आई स्टार्ट विद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एज़ यूजुअल पहले यहाँ पर रेलेवेंट डेफिनेशंस दी है जो हम सिर्फ तभी पढ़ते हैं जब हमें नीड होती है प्रोविज़न पढ़ते वक्त, वरना उसको नहीं पढ़ते हैं। ये आपके प्रोविज़न, हम सीधा पढ़ते हैं इसके एनालिसिस। तो आ गए हम एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगर मेंटेन करना है तो किधर मेंटेन करना है, एट विच प्लेस, कहाँ मेंटेन करेगा। तो सिंपल आंसर, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कहाँ मेंटेन करेगा सर वो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। PPOB इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। साथ ही साथ में और कहाँ मेंटेन करेगा, हो सकता है उसके और दो ब्रांचेस हो, दो और ऑफिस हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वो जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे भी एटलीस्ट उनसे कनेक्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ेगी वहाँ पे भी। और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में तो आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए। ओके, अब यहाँ कुछ स्पेशल बात है जो हम करने वाले हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ऑक्शंस लाइक टी, रबर एंड कॉफ़ी। टी, रबर एंड कॉफ़ी जो होता है ना, ये कभी भी नॉर्मल तरीके से सप्लाई नहीं होता है। यानी कि जो इसके पैदावार है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो ये बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं इन चीज़ों का, वो स्ट्रेट अवे डीलिंग नहीं होती है। इनका सारा डीलिंग जो होता है ना, 99% डीलिंग इनकी ऑक्शन में होती है। तो इस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे होंगी, कैसे होंगी, वो एक क्वेश्चन वाला पार्ट है। होता है क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये है कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो टी, रबर या कॉफ़ी बनाते हैं। इनको अपना सारा माल लेके यहाँ पे आना पड़ता है, एक प्लेस पे आना पड़ता है, ठीक है। ये है ऑक्शन की प्लेस, ऑक्शन मार्केट बोलता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे अब यहाँ पे बहुत सारे रिसिपिएंट बैठे हैं। देखो सप्लायर तो ये लोग हैं, ये बहुत सारे रिसिपिएंट बैठे हैं जो ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, जो खरीदना चाह रहे हैं। सो इस केस में यू हैव टू डिसाइड कि अब यहाँ पे कहाँ पे होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो आइडियली अगर आप सोचोगे, अगर मैं आगे प्रोविज़न ना पढ़ूँ तो जितना अब तक पढ़ा उससे क्या समझ में आता है कि सप्लायर की प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, यही जहाँ पे लोकेटेड है ये लोग, तो वहाँ पे होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डीप सोचो, सप्लाई हो कहाँ से रहा है, इस प्लेस से। सप्लाई तो इस प्लेस से हो रहा है, इस मार्केट से हो रहा है, तो ये मार्केट भी तो बन गया ना। बट ये मार्केट क्या बन गया, ये मार्केट बन गया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और ये जहाँ से मेन मैन्युफैक्चर हो रहा है वो बन गया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्योंकि ऑक्शन मार्केट भी कहीं ना कहीं तो मेरा ऑफिस जैसा हो गया ना, बिकॉज मैं वहीं से सप्लाई कर रहा हूँ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखूँ, इधर ऑक्शन वाले के पास रखूँ कि मेरे ऑफिस में रखूँ, ये एक सवाल बनता है। तो बगा, इन केस वेयर गुड्स आर सप्लाइड through an auction like tea, rubber, coffee, the difficulties were being faced by the principal and auctioneer in maintaining books of accounts at each and every additional place of business, है ना। डिफ़िकल्टी क्या आई, डिफ़िकल्टी आने वाली ना यार। ऑक्शनर के पास तो 50 लोगों के
चाय वाय सब आते होंगे। अब वो किस, सोचो ना, एक जस्ट इमेजिन ना, एक ऑक्शनर है, हम लोग गए, हमको हमारी टी बेचनी है, वो बोलेगा जीएसटी लॉ में लिखा है कि जिस प्लेस से सप्लाई होगा वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएगा और उस प्लेस पे मुझे बुक्स अकाउंट रखने पड़ेंगे। तो ला तेरा कितने का चाय लाया? सब मैं 10 किलो चाय ले गया है, ठीक है, ला मैं तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट ले गया साल भर का, ला। वो बोलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायरमेंट है जीएसटी लॉ में। एक बात बताओ, क्या हर बंदा उस ऑक्शनर के साथ में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर करने के लिए कंफर्टेबल होगा? नो। कंफर्टेबल की चलो दूर की बात है, क्या इज दिस प्रैक्टिकेबल कि हम इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट रखवा पाएँ उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे? नॉट प्रैक्टिकेबल। हो सकता है 50 सेलर्स हो जो वहाँ पे अपनी चाय बेचते हो, तो फिर 2 रूम तो अलग से रखने पड़ेंगे वेयर हाउस के वहाँ पे, खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। सो ये डिफ़िकल्टी, जैसे आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है, डिफ़िकल्टी इंडस्ट्री को भी फील हुई। कॉन्सिक्वेंटली क्या क्लैरिफाई किया गया? दैट इन सच केसेस प्रिंसिपल एंड द ऑक्शनर मे डिक्लेयर द वेयरहाउस where such goods are stored as their additional place of business. Buyer is also required to disclose such warehouse as his additional place of business. ये अपने पहले बात कर लिया कि additional place of business तो बताना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद में for the purpose of supply of tea through a private treaty, the principal and auctioneer may also comply with said provisions, ठीक है। Further, the principal and auctioneer may maintain the books of account relating to additional place of business at their additional place of business instead of such additional place of business। भाई सिंपल सी कहानी है, दिक्कत है, दर्द तो समझ में आना ही चाहिए। ये दर्द लॉ मेकर्स को समझा, उन्होंने क्या बोला कि भाई आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि ऑक्शनर वाले मार्केट में मत रखो बुक्स ऑफ अकाउंट, कीप इट इन योर बुक्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो भी चलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इससे आईटीसी का अवेलमेंट में कोई दिक्कत आएगी? नहीं, आईटीसी आप जैसे अवेल कर सकते थे वैसे ही अवेल कर पाओगे, इसके वजह से वहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा, क्या क्या मेंटेन करेंगे ये सब आपने एकदम कॉमन सेंस, सीए वाले बच्चे, सीएमए वाले बच्चे बहुत कॉमन सेंस से बोल सकते हैं। भाई क्या प्रोडक्शन कितना है किया, मैन्युफैक्चर कितना है किया, वो मेंटेन करेंगे। इनवर्ड आउटपुट सप्लाई कितना, वो परचेज सेल मेंटेन करेंगे, गुड्स का स्टॉक मेंटेन करेंगे, आईटीसी कितना, आउटपुट टैक्स कितना, ये सब मेंटेन करना ही पड़ेगा। रिटर्न कैसे भरोगे जीएसटी का? नहीं तो कॉमन सेंस वाली बात है। ज़्यादा हम लोग इस पर डेप्थ नहीं जा रहे, ई वे बिल का वेट कर रहे हैं। ये बोल रहा है रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, अब कुछ रूल्स ने भी कुछ रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब करने के लिए बोला। रूल्स ने क्या बोला? अगर आपने गुड्स या रिसीव सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया उसका डिटेल अलग से रखो, कुछ रिवर्स चार्ज वाला है उसका डिटेल भी रखो, एडवांस रिसीव किया उसका डिटेल भी रखो। अगर आपने गुड्स और किसी जगह पे भी स्टोर किया तो उसका भी डिटेल डिपार्टमेंट को सबमिट करो, वो भी डिटेल रखो। Records which are to be maintained only by supplier other than a supplier opting for composition levy। तो जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसकी बात कर रहा है कि उसको क्या मेंटेन करना होगा, उन सब जो ऊपर लिखा है उसके अलावा। भाई स्टॉक ऑफ गुड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड या जो पे करेगा वो सब रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सिंपल, सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ कॉमन सेंस के ऊपर चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग बात करते हैं एजेंट्स की। भाई एजेंट क्या करते हैं, किसी और का माल किसी और को बेचते हैं, तो उनके पास भी कुछ तो होना चाहिए ना। कभी ऑफिसर वहाँ पर जब बता क्या कर रहा है, साहब मेरा तो कुछ नहीं है, सब उसका है। सब उसका है क्या? ढक्कन पता क्या है, किसका है, कितने का है, होना चाहिए ना ये सब जानकारी। वो यहाँ पे लिखा है कि पहले बता ऑथराइज है क्या, तू सच में एजेंट है क्या, उसका बता क्या गुड्स है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, वही सब बेसिक चीज़ है। कितना टैक्स पेमेंट हुआ है, क्या तूने कुछ वसूली किया है, क्या वसूली किया, उस पर टैक्स भरा है क्या, वो सब बता दे हमको। तो बेसिक सी बातें हैं। अच्छा, एक मैन्युफैक्चरर को और एडिशनल क्या मेंटेन करना होगा, ये हम लोग इनकम टैक्स में भी देखते हैं, विच आर नोन एज क्वांटिटेटिव डिटेल्स। जो रॉ मटेरियल आ रहा है कितना क्वांटिटी में आ रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, वो सब चीज़ें भी आपको मेंटेन करनी होती है अगर आप कौन हो, मैन्युफैक्चरर। एक सर्विस प्रोवाइडर को क्या मेंटेन करना ज़रूरी है एडिशनली, क्वांटिटेटिव डिटेल्स की कितना इनपुट वो यूज़ कर रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, इन प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला वो क्या मेंटेन करेगा, अरे भाई सिंपल सी कहानी है, किसके बिहाफ पे काम कर रहा है उसका सब डिटेल मेंटेन करेगा, कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट है वो मेंटेन करेगा, डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्या है वो मेंटेन करेगा, क्या बनाने वाला है वो मेंटेन करेगा, किसके लिए बना रहा है, कितना एडवांस रिसीव किया, नेम एंड एड्रेस क्या, सब कुछ मेंटेन करेगा।
जिसकी जो जिम्मेदारी हो वह वो मेंटेन करे। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टर। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग खुद का गोडाउन नहीं बनाते। व्हाट वी डू इज रेंटेड गोडाउन में मिलते हैं। रेंटेड मतलब हायर्ड गोडाउन मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग एक स्पेस लेते हैं खाली, ठीक है। हो सकता है एक एक्स नाम का गोडाउन हो, वहाँ पे 5 लोग एक साथ अपना माल रख रहे हैं सेपरेट स्पेसिस पे, तो वहाँ पे संभालने वाला बंदा तो एक ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोडाउन ऑपरेटर बोलते हैं। तो वो जब भी कोई उसके पास पहुँचे वो ऐसे नहीं बोल सकता है कि साहब मेरे को नहीं पता साहब, ये वो रख के गया है, वो ए का होगा, शायद ये बी का होगा, शायद ये डी। क्या शायद वाले, तू ऑपरेटर है। हमने पहले लिख दिया है GST एक्ट के अंदर कि ऑपरेटर जो होगा वो भी सेक्शन 35(2) रेलवे रूल 58 के तहत तेरे को डिटेल रखनी पड़ेगी, किसका माल रखा है, कहाँ से लाया है, कितना है। ऐसा नहीं कि बस साहब मेरे को नहीं पता, ऐसे कैसे तेरे को नहीं पता। देख रहे हो GST एक्ट को कितना सूझबूझ से बनाया है, मतलब एक भी बंदा छूट ना पावे। अब बिजनेसमैन दिमाग लगा के ऐसा कर सकते हैं, क्या करेंगे, वो ऐसा बोल देंगे। वहाँ पे एक देहाती को रख देंगे, अनपढ़ गंवार को, उसके पास GST ऑफिसर पहुँचेगा, वो बोलेगा साहब मेरे को नहीं पता। तो पहले ऐसा होता था, तेरे को नहीं पता, ठीक है मालिक को बोला, अब ऐसा तेरे को नहीं पता ना, ठीक है चल निकल यहाँ से, सब माल जब्त कर लेते हम लोग काम करते। तो अब चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। फिर है ट्रांसपोर्टर के पास क्या रिकॉर्ड्स होना चाहिए। सिंपल सी कहानी है, ट्रांसपोर्टर क्या मेंटेन करेगा, सब कॉमन सेंस बेस्ड आंसर से जा रहे हैं कि भाई किसका माल लेके जा रहा है, कौन सी गाड़ी में लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, फिलहाल माल कहाँ रखा है, खुद के वेयर हाउस में रखा है या उसी के वेयर हाउस से उठा के लेके जाएगा, GST नंबर क्या है जिसका माल उठाया, जिसको दे रहा है उसका। ये सब बेसिक जानकारी उसको पता होनी चाहिए। अच्छा, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय कस्टोडियन और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये तो CHA है आपका, ये तो CHA है आपका, जो आपको ये सब कस्टम में आएगा। कस्टोडियन भी कस्टम वाले चैप्टर में आएगा। बेसिकली क्या होता है, जब आप माल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो जब तक आप उसको छुड़वा नहीं लेते, वो माल कस्टोडियन के निगरानी में उनके पास पड़ा हुआ होता है। तो भाई आपने जैसे एग्जाम्पल मुंबई पोर्ट की बात करते हैं, एक दिन में हंड्रेड्स ऑफ पीपल माल इंपोर्ट करते हैं, महीने में हज़ारों लोग माल इंपोर्ट करते हैं, साल में लाखों लोग माल इंपोर्ट करते हैं। तो क्या वो कस्टोडियन कैन बी सो बिंदास, अच्छा ये सब माल आया पड़ा है, कोई एक बंदा आया, तेरा कौन सा है, हाँ सर वो वाला है, दे दे मेरे को, ऐसा होता है क्या? नहीं बाबा, जिसका जो माल है रिकॉर्ड मेंटेन कर, कॉमन सेंस। हालांकि कस्टोडियन और क्लियरिंग हाउस एजेंट सब आएगा कस्टम वाले पार्ट में। ओके, हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन। अच्छा एक सेकेंड, ऊपर मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। नहीं ठीक है। वो बोलता है रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो, मतलब फिजिकल रिकॉर्ड भी चले, इलेक्ट्रॉनिक भी चले। इसके ऊपर एक केस हुआ था, खुद अपने ही क्लाइंट का केस हुआ था, जहाँ पे क्या हुआ था, जो GST ऑफिसर्स हैं वो क्लाइंट के प्रीमाइसिस में पहुँच गए थे, और प्रीमाइसिस में पहुँच के उन्होंने कहा लाओ तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ। नहीं सॉरी, उन्होंने बोला लाओ तुम्हारा परचेज रजिस्टर दिखाओ, लाओ तुम्हारा सेल्स रजिस्टर दिखाओ, लाओ तुम्हारा कैश बुक दिखाओ। अब वो क्लाइंट के पास कुछ भी ऐसा, उसको नहीं पता ऐसा कुछ होता है क्या, बिकॉज उसके अकाउंट्स भी हमारी एसोसिएट फर्म ने आउटसोर्स करके रखे थे खुद के पास में, तो उसको नहीं पता ऐसा कुछ होता है क्या। तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने सीधा उसका ऑफिस सीज कर दिया। लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन जैसे ही खबर मिली हमने एक्शन इनिशिएट किया एंड डिपार्टमेंट को ये सेक्शन पढ़वाया और याद दिलवाया कि डिपार्टमेंट साहब उसने अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया है, आप उसका PC ऑन तो करते, उसमें टैली था, उसमें सब मेंटेन था, कौन कौन से तुमने सेक्शन ठोक दिए बेचारे क्लाइंट को, मेरे को। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे एक्ट में लिखा है। अब ये पता है क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, पुराने ज़माने के जो बहुत पुराने ज़माने के ऑफिसर्स हैं, जो उन्होंने बहुत पुराने ज़माने में वैट में सर्विस टैक्स में काम किया है, कुछ लोग हैं जो अपडेटेड नहीं है इन चीज़ों से,
क्योंकि वो वैट वाले सीधा का सीधा प्रमोट तो हो गए जीएसटी में। हु नोज़ कौन से ऑफिसर ने कितना बड़ा जीएसटी एक्ट पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। तो ये है लैक ऑफ नॉलेज जो जाके हम जैसे लोगों को सिखाना और समझाना पड़ता है। नो एंट्री टू बी इरेज्ड और ओवर रिटर्न। है सिंपल सी कहानी ना आती तो आपने ऑडिट में भी सीख के रखा है। आपने एक एंट्री आज मारी, सेल मार दिया, रिटर्न अपलोड कर दिया, रिटर्न अपलोड करने के बाद में 4 दिन बाद में सेल्स की एंट्री डिलीट मार दी। ऐसा होता है क्या? नहीं कर सकते ना ऐसा। तो बस वही वाली बात है। या पहले सेल का बिल था 1 लाख रुपए का, जैसे रिटर्न अपलोड किया वी मेड इट, वी एडेड 0 विद इट, 10 लाख का बन गया। जा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा नहीं चलेगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सिंपल सी कहानी है। अगर आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो आपको किसी भी सीए या फिर सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर सीएमए के द्वारा, कॉस्ट अकाउंटेंट या सीए के द्वारा आपको ऑडिट करवाना अनिवार्य हो जाएगा। ये याद रहे, जैसे आप ऑडिट में सीख के रखा है, अगर कोई गवर्नमेंट पीएसयू है या कोई लोकल अथॉरिटी है तो उनकी जो कंपनी होगी वो कभी भी ये नॉन सीए ऑडिट नहीं कर सकता। वहाँ पे सी एंड एजी बीच में आता है और वही ऑडिट करवाते हैं, तो ये चीज़ ना भूलिएगा। अच्छा, साथ में क्या सबमिट करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली? आपका जो एनुअल अकाउंट्स होता है ऑडिट किया हुआ वो, और एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो सर्टिफाइड हो उसी सीए के द्वारा कि भैया मैंने सब चेक किया है, चीज़ें बराबर है, जितना क्लेम किया है उतना ही GSTR1 GSTR3 भी में सब प्रॉपर है। जो मैच नहीं है वो अनमैच क्यों है उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ में सब चले जाना चाहिए। अच्छा सर, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा? सेक्शन 73 और 74 में तुम्हारे खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। अब उस 73-74 है ना, बहुत गंदे सेक्शन है जीएसटी के। यहाँ पे आपसे हर प्रकार की वसूली करी जाती है। तो कोशिश कीजिएगा आपके पास जब भी कोई नोटिस आए ना 73-74 लागू हो के ना आए। कई बारी लागू हो के नहीं आता, सिर्फ उसकी धमकी आती है कि आपने रिप्लाई नहीं किया ना, वी विल इन्वोक सेक्शन दिस एंड दिस। तो ध्यान दीजिएगा, वो खतरनाक सेक्शन है। कितने साल के लिए अकाउंट्स मेंटेन करना है? तो जीएसटी वाले बोलते हैं हमको साल गिनती करना नहीं आता, हमको नहीं आता। हम क्या बोले 72 मंथ्स के लिए रिटेन करना। अब ये मैंने क्यों बोला? एमसीक्यू में साल नहीं, ये मंथ से आएगा तो कीप दिस इन माइंड, 72 मंथ्स। लेकिन एक बात और याद रहे यहाँ पे, वो बात क्या है? अगर आपका कोई केस चल रहा है किसी अपलेट अथॉरिटी के अंदर, या कहीं प्रोसीडिंग चल रही है, कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ किसी भी अथॉरिटी के पास चल रहा है, तो वो डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल होने के बाद 1 साल और रुकना पड़ेगा। हो सकता है आपको 72 मंथ्स हो चुके हैं, फिर भी डिस्पोजल के बाद 1 साल और रुकना पड़ेगा। उसके बाद ही बुक को आग लगा सकते हो, उसके पहले आग लगा सकते नहीं हो। पता है कई लोग ऐसा, कई स्टूडेंट्स लोग मेरे को ऐसा कई बार लोगों ने पूछा है, मुझे कॉलेज वगैरह में भी पूछा है कि सर ये अब क्या, कहीं पे 6 ईयर्स है, कहीं पे 8 ईयर्स संभालना पड़ता है, तो सर ये ऐसा सब लिखा ही क्यों है? कौन सा बंदा ऐसा होता होगा जो 8 साल बाद, 10 साल बाद, 9 साल बाद अपनी बुक्स को खुद आग लगा देता होगा? तो ये सब क्यों लिखे लॉ मेकर्स? अरे ये सब बहुत सोच समझ के लिखा गया है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। सपोज करना है, ठीक है? सपोज करो कि आज आपने एक फ्रॉड कर लिया और वो फ्रॉड के तहत आपने डिपार्टमेंट के मज़े ले लिए। डिपार्टमेंट पकड़ ही नहीं पाया। डिपार्टमेंट को 5 साल बाद मिल गया कि तुमने 5 साल पहले कुछ तो फ्रॉड किए थे। डिपार्टमेंट तुम्हारे पास पहुंच गया, निखिल ला तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा। मैंने कहा सर क्यों? दिखा तो सर। बोलो तो, अरे दिखा ना बाबा एक बार। अब ऑफिसर्स के पास पावर है, लॉ में पावर दिए हुए हैं, वो कभी भी किसी भी ऑफिस जा सकते हैं और सर्च करके पूछ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। अब वो आ गए और मेरे को तो दिखाना पड़ा, मैंने दिखा दिया, फ्रॉड पकड़ा गया। मैं तो लाखों की पेनल्टी और जेल यात्रा की तैयारी करना शुरू कर दी मैंने। तो क्या मैं उन ऑफिसर्स को ये कह सकता हूँ सर सॉरी जल गया, सर फट गया, सर चोरी हो गया, सर मेरा पुराना एम्प्लॉय लेके भाग गया? मैं सब बोल सकता हूँ क्या उनको? नहीं बोल सकता, बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि लॉ ने क्या लिख दिया है, इतने महीनों तक आपको संभालना पड़ेगा। इसका सेकेंडरी मतलब क्या निकलता है? सपोज करो मेरी चोरी पकड़ी के 10 साल बाद डिपार्टमेंट ने, और मेरे पास मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़े हैं, मेरे टैली में सब पड़ा है। मेरे पास आया, मेरे को वो लोग बोलते हैं तेरा 9 साल पहले का वो बुक्स ऑफ अकाउंट देखा ना एक बार। मैंने क्यों सर?
अरे वो कुछ देखना है, दिखाना एक बार। अब मैं समझ गया ये लोग तो कुछ मिला है इनको, पकड़ने आया मेरे को उस बात पे। मैंने सीधा एक लाइन बोल दिया, सर वो जल गए, सर वो चोरी हो गए, जिस हार्ड डिस्क में था वो हार्ड डिस्क बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास में। क्या लॉ मेकर्स कुछ बिगाड़ सकते हैं मेरा वहाँ पे? या स्पेशली वो जो ऑफिसर है आगे बिगाड़ सकता है? नहीं, तुम्हारे कानून में लिखा है कि इतने महीने बाद जला देना, जला दिया मैंने। समझ रहे हो किस तरह से कोर्टों में वकील लोग, चार्टर्ड्स लोग किस तरह से क्या एविडेंस बनाते हैं, किस तरीके से काम पेश किया जाता है। अब मेरे पास मेरा सब टेलीवली पड़ा है। कई लोग तो इतने शाणे होते हैं कि सामने ऑफिसर्स के ये तक बोल देते पड़ा है पर नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले, क्योंकि वो मांग ही नहीं सकता ज़बरदस्ती। चलो यहाँ तक की कहानी इसमें बहुत हो गई। अच्छा, ये तो था एक बोरिंग पार्ट जो हमने ख़त्म किया। अब हम आ रहे हैं इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ध्यान रहे, इसको स्टार्ट करने के पहले कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स, कोई महाराष्ट्र से लेक्चर को देख रहे होंगे, हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं जो उत्तराखंड से लेक्चर को देख रहे हैं, एक स्टूडेंट है जो गुजरात से देख रहे हैं, और बाकी जो भी बच्चे जहाँ जहाँ से देख रहे हैं मुझे पता नहीं। इन ऑल दिस केसेस ई वे बिल जो आप लोग अगर कहीं पे आर्टिकलशिप कर रहे थे या कर रहे हैं या कर चुके हैं, हम लोग बेसिकली सेंटर के साथ साथ में मेनली स्टेट के जीएसटी को प्रैक्टिस करते हैं, और स्टेट के जीएसटी में डिफरेंट रियायतें दी जाती है जो उनके पास पावर है। फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम तो सेंटर टैक्स ही पढ़ेंगे। क्या हम लोग हर एक स्टेट का टैक्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे बैठ के एज ए सिलेबस? नो, हम तो सेंटर टैक्स ही पढ़ते हैं और आईजीएसटी पढ़ते हैं। नॉट लर्निंग महाराष्ट्र एसजीएसटी और गुजरात एसजीएसटी और अदर स्टेट एसजीएसटी, हम तो नहीं पढ़ रहे हैं उसे। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा होगा, आपको मिलेगा कि 50,000 से एक्सीड कर दिया अगर वैल्यू, तो फिर आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। अब महाराष्ट्र में इनकी जो लिमिट है उन्होंने 1 लाख कर रखी है अपने पावर यूज़ करके, तो आपको 1 लाख एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है, आपको सीजीएसटी एक्ट ही आपके सिलेबस में इन सब पॉइंट को लेके, और वहाँ पे कितनी लिमिट है 50,000, आपको वही याद रखनी है। तो ये ध्यान रहे, आपके जो इंडिविजुअल स्टेट लॉज है वहाँ पे इसको आप मिक्सअप मत कीजिएगा, उसको साइड में रखिएगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेंट्रल टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अंडर दिस सिस्टम taxpayers prior to movement of goods via conveyance would inform each transaction's details to the tax department, obtain an acknowledgement number for having just informed। अच्छा बताऊँ ये सब भी क्या है, एक समझो, एक स्टोरी समझो कि सर ये ई वे बिल आया क्यों जीवन में, ई वे बिल का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी नीड क्या थी, क्या नौबत आ गई जो ये सब लाना पड़ा। देखो बात कुछ इस तरह की है, अगर मैं पहले के ज़माने की बात करूँ, जैसे मुंबई की बात करूँ, यहाँ पहले ऑक्ट्रॉय हुआ करता था, ऑक्ट्रॉय। फिर बीच में से यहाँ की मीरा भाईंदर के अंदर देयर वाज अ टैक्स नोन एज एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स। इस तरह के चिंदी पिंदी छोटे मोटे पिंगी पोंगी बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, ठीक है। आप कभी भी देखते थे, जैसे एग्जांपल ऑक्ट्रॉय की बात करता हूँ, जब भी मुंबई डिस्ट्रिक्ट से माल थाने डिस्ट्रिक्ट में आता था या वाइसे वर्सा होता था, वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती थी लॉरियों की, जो बिग ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी लाइन लगी हुई होती थी, जहाँ पे पुलिस वाले 25, 30, 50 पुलिस वाले हमेशा होते थे जो हमेशा चेक करते रहते थे। अच्छा ला तेरे ट्रक में कितना माल है, अच्छा 10 लाख का माल है, ऑक्ट्रॉय भरा है क्या, नहीं भरा, अभी ऑक्ट्रॉय भर, फिर जा। ये सब चलता रहता था। अब आपको तो अच्छे से पता है कि वो क्या सिर्फ ऑक्ट्रॉय मांगते होंगे, और क्या मांगते होंगे साथ में। तो ना इंडस्ट्री बड़ी परेशान थी, और ये बात को आपकी मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बारीकी से समझा। उन्होंने समझ लिया कि जो चिंदी चिंदी पिंगी पोंगी टैक्स है ना, ये एक तो कंप्लायंस बर्डन दे रहे हैं, प्लस जो स्मूथनेस होती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, ट्रांसपोर्ट एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपकी कंट्री का लॉजिस्टिक्स ख़राब है तो कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट कभी नहीं कर पाएगी, ग्रो कभी नहीं कर पाएगी। तो ये बात लॉ मेकर्स को समझी और उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट लेके आया ई वे बिल का। इस ई वे बिल में होता क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग रैंडमली 100 में से 10 लोग को पकड़ते हैं, 10 में से 4 लोग के पास पेपर नहीं होते हैं तो उनको फाइन मारते हैं।
बेटर है हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल करेंगे, हम किसी को कहीं पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं रोकेंगे, पूरे रोड पे हमारा जब मन होगा जहाँ मन होगा रोक लेंगे, बोलेंगे ला रुक एक बार, और रोक के तुमको क्या बोलेंगे, तुम्हारा सारा माल नहीं चेक करेंगे, बोलेंगे ला जो माल कैरी किया उसका इन्वॉइस है क्या तेरे पास, बोलेगा तो बस इसका ईवे बिल भी है क्या, बोलेगा ईवे बिल, तो सुनो ईवे बिल क्या है। मैं सपोज मैं सप्लायर हूँ, मुझे कोई गुड्स देना है, याद है यहाँ पे सिर्फ गुड्स के लिए ईवे बिल होता है, सर्विस के लिए ईवे बिल नहीं होता है। मुझे कोई गुड्स सप्लाई करना है, सपोज करो मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे सप्लाई करना है पुणे में, मुंबई टू पुणे माल सप्लाई करना है, तो मैं अपने फैक्ट्री से, मैं अपने ऑफिस से, मैं अपने शोरूम से वो माल तब तक नहीं निकाल सकता, उनकी मूवमेंट तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं सरकार को बता ना दूँ कि सरकार मैं ये माल को यहाँ से पुणे भेज रहा हूँ। अब सरकार को बताने का क्या मतलब ये निकलता है कि मैं फ़ोन करूँ मोदी साहब सुनो ना ये माल भेज रहा हूँ, भेज दूँ क्या ऐसा कर सकते हैं गवर्नमेंट? नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये कॉलिंग की जगह पे क्या बनाया, एक पोर्टल बनाया विच इज़ नोन एज ई-वे बिल पोर्टल। अब उस ई-वे बिल पोर्टल पे क्या कर दिया, वहाँ पे उन्होंने एक सेल्फ यूज्ड पोर्टल बना दिया, एक यूज़र फ्रेंडली पोर्टल बना दिया, जहाँ पे जब आपको माल मूवमेंट के लिए बाहर भेजना है तो आप क्या करोगे, अब डिटेल डालोगे कि मैं इतने का माल भेज रहा हूँ, ये वाला गुड्स है, ये वाली कैटेगरी है, इस पर इतना जीएसटी है, किसको भेज रहा है उसका एड्रेस डाल दो, उसका जीएसटी नंबर डाल दो, किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहा है उसका डिटेल डाल दो, और ये ई-वे बिल जो डॉक्यूमेंट है ये जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट कब होगा, जब इसमें मांगी हुई सारी फील्ड आप फील्ड करके दे दोगे तो ये डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वहाँ से आपको इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि हाँ हमको इंटीमेशन आ गया कि तुम माल मूवमेंट कर लो। तो समझ गए, इट्स एज गुड एज मैं गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं माल मूव कर रहा हूँ और ये उसकी जानकारी है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है ये तो होगा ये कहानी, आगे पूरी डिटेल में आएगा तब दोबारा इसको देख लेंगे। अब इस सिस्टम का मज़ा क्या है, किसी भी चेक पोस्ट पे कहीं कोई माल हर बार हर तरीके से पकड़ा नहीं जाता, आपके लॉरी को रोकते हैं, आपसे इन्वॉइस और ई-वे मांगते हैं। अगर आपके पास इन्वॉइस है और ई-वे नहीं है आप गए, आपके पास दोनों नहीं है आप तो पूरे गए, आपके पास दोनों है तो ऑफिसर्स क्या बोलते हैं आप निकल जाइए। बाय चांस कभी कोई अगर इफ़ दे हैव सम इन्फॉर्मेशन कि कहीं कुछ गड़बड़ है माल के अंदर, इन्वॉइस 10 लाख का है और माल 50 लाख का जा रहा है अंदर, तो एक बार चेक कर सकते हैं। अगर वो ई-वे से मैच होता हुआ मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो मैच नहीं होता हुआ मिला तो आपकी बैंड बजा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बस चोरों चक्कों को, ये सिस्टम ऐसा है जो चोरों चक्कों की तो बजा देगा और एक आम इंसान की ज़िंदगी खुशहाल कर देगा, जो वाइट कॉलर वाला बंदा है खुशहाल कर देगा, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। आई होप ये आइडियोलॉजी समझा पूरे ई-वे बिल का। ओके, आता बगा जो मैंने कहा वो सब आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा अंग्रेजी में। रूल 138 प्रिस्क्राइब करता है ई-वे बिल एज अ डॉक्यूमेंट जो कैरी करना है कंसाइनमेंट के लिए, गुड्स के लिए, इन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब्ड केसेस। अब केसेस कौन से हैं नीचे अपन देखने वाले बहुत ही जल्द। अच्छा, व्हाट इज ई-वे बिल? E-way bill is an electronic document generated on the GST portal evidencing movement of goods। अच्छा, इन्होंने लिखा है GST पोर्टल, बट ये आपका वो जो GST पोर्टल जिस पर रिटर्न भरते हैं वो पोर्टल नहीं है, ये आपका स्पेशली ई-वे बिल वाला पोर्टल है, ये अलग पोर्टल बनाया गया है, ये वो पोर्टल है। ओके, अच्छा, ई-वे बिल का बेनिफिट क्या है जो हम सीख चुके हैं, वही चीज़ है कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, डिजिटल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो जाएगा, लॉजिस्टिक बेटर हो जाएगा। ये देखो, ये वेबसाइट पे जनरेट होता है ई-वे बिल gst.gov.in, इस पोर्टल पे हम ई-वे बिल बनाते हैं। अच्छा, ई-वे बिल जनरेट कब करना है? क्या हर इंसान को करना है? नो। जब भी आपको गुड्स का मूवमेंट करना है और जो कंसाइनमेंट में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है इधर, कंसाइनमेंट वैल्यू अगर एक्सीड कर रहा है मोर देन 50,000 से,
कंसाइनमेंट वैल्यू है। क्या यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू बोल रहा है? क्या ये टैक्स इनवॉइस बोल रहा है? नहीं, कंसाइनमेंट का वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है, अच्छा ये 50 के अंदर है ना, टैक्सेस भी आ गए साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो आपका 45,000 का बिल है, उसमें आपने जीएसटी चार्ज किया है, अंडरस्टैंडिंग सिंप्लिसिटी के लिए आपने जीएसटी चार्ज किया, जो उस पर 20%, तो कितना का 9,000 चार्ज किया, टोटल अमाउंट कितना बन गया बिल का? 45, 55, 54,000। तो आपको ये चेक करना है मोर देन 50 के लिए, ये नहीं चेक करना है, समझा? तो अगर ये जो टोटल अमाउंट है ये 50,000 से ज़्यादा है तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये जब सेल करेंगे तभी ई वे बिल चाहिए? ना बाबा ना, सेल करेंगे तब तो चाहिए ही चाहिए, अदर देन सेल के लिए भी चाहिए, अदर देन सेल के लिए भी चाहिए। मैं ये बॉटल 1 लाख की बॉटल है, ये मैं अपनी दूसरी ब्रांच में भेज रहा हूँ, बेच नहीं रहा, भेज रहा हूँ, ई वे बिल चाहिए क्या? यस चाहिए, यस चाहिए। क्यों? क्योंकि भले ही मैं सप्लाई नहीं कर रहा, अदर देन सप्लाई के वो भी कवर्ड किया, ई वे बिल चाहिए। मेरे को ये माल मेरे ऑफिस फैक्ट्री से निकालना, ई वे बिल बनाना अनिवार्य है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग माल जिससे खरीद रहे हैं ना वो तो अनरजिस्टर्ड है, मगर हम तो रजिस्टर्ड है ना। तो अब मैंने कोई इनवर्ड सप्लाई किया, मैंने कोई परचेजेस किया है, परचेजेस। अब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो ई वे बिल कैसे बनाएगा? उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बनाएगा, लेकिन ई वे बिल चाहिए। मूवमेंट कर रहे हैं ना, ई वे बिल चाहिए। अब मूवमेंट मैं करूँ या मूवमेंट करवाऊँ किसी से, ई वे बिल चाहिए। It is important to note that information is to be furnished prior to commencement of movement of goods and is to be issued whether the movement is in relation to supply or for its other than supply। भाई मूवमेंट के पहले आपको बनाना पड़ेगा ई वे बिल और बताना पड़ेगा कि ये सेल या सप्लाई की वजह से है या किसी और वजह के वजह से है। क्या आप जाग रहे हो? ओके ओके, नेक्स्ट। अच्छा, हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स? देखो एक फंडा बहुत सिंपल समझ के चलो, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। सर कौन बनाएगा ई वे बिल? जो सप्लायर किया वो भी बना सकता है, जो रिस्पेक्ट है वो भी बना सकता है, और दोनों ने नहीं बनाया तो जो ट्रांसपोर्टर है वो भी बना सकता है। ई वे बिल बनना ज़रूरी है। सर इसका मतलब ये है क्या कि सब लोग बना सकते हैं? ना बाबा ना, एक मूवमेंट पे एक ही ई वे बिल बनेगा, कोई भी बना सकता है। लेकिन एग्जांपल ले लो, रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है, बना सकता है वो? बना सकता, सप्लायर बनाएगा। सप्लायर भी रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रांसपोर्टर तू बनाएगा, ई वे बिल तो बनाएगा। तीनों भी रजिस्टर्ड नहीं है तो बच गए। हालांकि ऐसी चीज़ें बहुत कम होती है। चलो आगे केस दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझा पाऊँगा। कंसाइनमेंट वैल्यू म्हणजे का है, वो बता रहा है कि आपकी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो ले लेंगे, जो इनवॉइस में डिक्लेयर किया, बिल ऑफ सप्लाई में या डिलीवरी चालान में, जिसमें भी वो वैल्यू ले लेंगे। सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी का जो टैक्स है वो सब टैक्सेस भी ऐड कर देंगे, लेकिन इट विल एक्सक्लूड, क्या नहीं आएगा उसमें, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स बट द इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल गुड्स। भाई अगर एक इनवॉइस पूरे के लिए इशू किया है तो एग्जेम्प्ट वाला पार्ट हम लोग उसमें 50,000 की लिमिट में ऐड नहीं करेंगे, ठीक से? ये बगा, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर रीज़न अदर देन सप्लाई, है ना, मैंने कहा ना जैसे बेचना नहीं, क्या है मेरे को रीज़न, सिर्फ भेजना है। द मूवमेंट इज occasioned by means of a delivery challan which has necessarily contain the value of goods. The value given in the delivery challan should be adopted in the e-way bill। सिंपल सी कहानी है। देखो ना, मैंने अपनी ब्रांच को जो ये बॉटल भेजा था, बेचा तो नहीं है, भेजा था, तो इसका जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आना चाहिए ई-वे बिल के अंदर, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए।
ध्यान रखना, ई वे बिल बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको टैक्सेस भरने हैं। टैक्सेस तो आप जीएसटी रिटर्न्स में ही भरोगे। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि जो माल जा रहा है उस ट्रक में, उस व्हीकल में, उस हाथी पे, मतलब छोटा हाथी जिसको हम लोग टेम्पो बोलते हैं, उसमें आपको बनाना पड़ेगा, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। नहीं है, इनवॉइस नहीं है, मेक डिलीवरी चालान उस पर करना पड़ेगा, मगर बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स लिखिए, आप पढ़ लीजिएगा। अब ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर मुझे एकदम एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मगर जुलाई 21 के अंदर कुछ तो क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है तो भी करना पड़ेगा। कौन से? पहली बात तो इंटर स्टेट ट्रांसफ़र, दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है गुड्स का, किसके द्वारा? बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। किसी और की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ए ने बी को दिया, दोनों के दोनों सेम है, उसकी बात नहीं हो रही है। किसी प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को, मतलब मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैंने कोई गुजरात में लेबर है उसको माल भेजा, ट्रांसफ़र किया काम करने के लिए, तो ऐसे केस में तो भाई मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं गुजरात भेज रहा हूँ माल करवाने के, बनवाने के लिए, तो भाई कितने का भी बिल हो, ई वे बिल कंपलसरी है। ऐसे तो क्या हम लोग कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे इस बंदे को, तो बोला तू ई वे बना, उसके बाद भेज। नेक्स्ट क्या? इंटर स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग रजिस्ट्रेशन। हमने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में देखा था, क्या देखा था कि हैंडीक्राफ्ट वाले को एग्जेम्पशंस दिए गए थे कुछ कुछ, तो अगर उन पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, और अगर वो लोग इंटर स्टेट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, तो भाई आपको बनाना पड़ेगा ई वे बिल, बिना किसी लिमिट के, लिमिट हो या ना हो आपको बनाना पड़ेगा। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट है ई वे बिल इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। अब देखो बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता था, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ए है, ये ए ने ऑर्डर दिया बी को कि माल दे दे, और क्या बोला ए ने बी को कि तू माल सी को दे दे, मेरे बिहाफ पे सी को दे दे। तो मैंने इनवॉइस तो बनाया ए के नाम पे, तो कहना इसे सप्लायर तो बी है, रिसिपिएंट ए है, लेकिन शिप टू किसको आ रहा है? माल सी को आ रहा है, शिप तो माल सी को हो रहा है। तो ऐसे में ई वे कौन बनाएगा? सिंपल है, बताऊं सिंपल, या तो ए बना ले या तो सी बना ले तो बी बना ले। बनाना मत भूलना भाई, जिसको बनाना है बनाओ, ठीक है। अच्छा याद रहे, मैं वो जो दो इंपॉर्टेंट केस थे उसके बाहर निकल गए हूँ अभी। हाँ, वो दो ही केस थे जिसमें बनाना कंपलसरी है बिना लिमिट के, वो बाहर निकल गए, अब नॉर्मल चीज़ों पे आ गए। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आपको ई वे बिल में क्या क्या देनी पड़ेगी? देखो वहाँ पे दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, सामान क्या है, किस चीज़ के बारे में है, मूवमेंट क्यों करना है, सप्लाई है या अदर देन सप्लाई है, वो सब लिखा हुआ होता है। पार्ट बी में क्या होता है? उसमें डिटेल होता है व्हीकल्स का, जो अगर ट्रांसपोर्टर चाहे तो ट्रांसपोर्टर भरता है, और जो बनाता है चाहे तो वो खुद भर सकता है, डिटेल हो तो वो खुद भर सकता है। इसमें डिटेल लिखी हुई होती है कि गाड़ी नंबर क्या है, कौन से ट्रैक पे जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, सब लिखा हुआ होता है उसमें। अच्छा, हु इज़ मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल? किसको मैंडेटरी है जनरेट करना ई वे बिल? Whether goods are transported by a registered person, whether as a consigner or recipient as the consignee। अच्छा ये देखो, ये मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कौन करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो बनाएगा, और या फिर वेयर ई वे बिल इज नॉट जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टर ई वे बिल बनाएगा। और व्हेन द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो अलग है, और बाय एयर और बाय वेसल, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ई वे बिल shall be generated by a registered person being the supplier or the recipient
who shall either before or after the commencement of movement furnish information in part B। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एकदम समझना ध्यान से। क्या बोल दिया मैंने, क्या बोला? अगर हम रेलवे से या हवा से या वेसल से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम, पार्ट ए तो तुरंत भरेंगे और पार्ट बी चाहें तो कमेंसमेंट के पहले या उसके बाद भी भर सकते हैं। ठीक है, ओके। और एक बात बताओ तुमको, बहुत सिंपल लॉजिक बताऊँ, बहुत सिंपल लॉजिक। सर इसमें ऐसा पार्ट बी बाद में क्यों अलाउ किया? देखो सिंपल है, जब आप रेलवे से माल भेजते हो तो आप तो रेलवे में माल रख के आ जाते हो, ये माल मेरे को उस दूसरे स्टेट में पहुंचाने। आपको नहीं पता होता कि वो माल कौन से रेलवे, कौन सी ट्रेन के कौन से कोच से जा रहा है। तो पार्ट बी भरोगे कहाँ से? कोच नंबर या एग्जांपल ट्रेन नंबर डाला हुआ कहाँ से? सेम एयर की है, आपने तो अथॉरिटीज़ को दे दिया कि आपको एयर से ट्रांसपोर्ट करना है, आपको क्या पता कौन सी फ्लाइट नंबर पर ट्रांसफ़र हो रहा है आपका। इसीलिए कई बार क्या बोलते हैं, आपको पता है तो आप पहले दे दो पार्ट बी, नहीं पता तो ट्रांसपोर्ट शुरू होने के बाद मालूम पड़ जाएगा आपको, तब दे दो पार्ट बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझू क्या? थोड़ा स्लो करूँ क्या, फास्ट जा रहा है क्या? पक्का? ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, जब हम लोग रेलवे से ट्रांसफ़र करते हैं ना, सिर्फ रेलवे से, तो ई वे बिल साथ में कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है गुड्स के, बाकी सब में कैरी करना पड़ेगा साथ में, कि कैरी करना पड़ेगा साथ में। रेलवे में ऐसा नहीं है, लेकिन बट रेलवे हैज़ टू कैरी इनवॉइस और डिलीवरी चालान और बिल ऑफ सप्लाई एज ए केस में बिलोंग विद गुड्स। तो रेलवे जब ट्रांसफ़र कर रहा है, अगर उस बोगी को किसी ने पकड़ लिया, किसी ऑफिसर ने पकड़ लिया, तो वो नहीं रोक पाएगा कि ई वे बिल क्यों नहीं है, चलेगा। लेकिन ई वे बिल जनरेटेड फॉर द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या बोला मैंने, क्या बोला? अगर आप रेलवे से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ट्रांसफ़र करते वक्त ई वे बिल ना हो तो भी चले, लेकिन आपने जिसको भेजा है ना माल, जिसको बेचा है या भेजा है, जब वो वहाँ से माल डिलीवरी लेगा ना, तो वो डिलीवरी तब तक नहीं देगा रेलवे जब तक आप उसको ई वे बिल नहीं दिखाओगे। ठीक है, तो तब ई वे बिल चाहिए। ये एक स्पेशल केस है रेलवे को लेके। रजिस्टर्ड पर्सन or the transporter may at his option generate and carry e-way bill even if the value of consignment is less। सिंपल सी कहानी है ना भाई, 50 के ऊपर मैंडेटरी और जो 2 केस है 50 के नीचे मैंडेटरी है, लेकिन नॉर्मल केसेस में भी समझो अगर आप 50 रुपये का भी माल भेज रहे हो, क्या आप ई-वे बिल बना सकते हो? यस बना सकते हो। 50 के नीचे का कंसाइनमेंट वैल्यू है तो ऑप्शनल है ना, आपकी मर्जी बनाओ, नहीं मर्जी मत बनाओ, लेकिन 50 के ऊपर गए तो बनाना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। Okay. Where the movement is caused by unregistered person either in his own conveyance or hired one or through a transporter। अगेन उस केस में भी क्या है भाई, मर्जी है, चाहे तो जो ट्रांसपोर्टर है वो बना देगा ई-वे बिल। ई-वे बिल बनना चाहिए भाई, बस बनना चाहिए, ये तुमको समझ में आना चाहिए हर चीज़ में। किसी किसी केस में ना पार्ट भी भरना ज़रूरी नहीं है, ये देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेता है इनडायरेक्टली। क्या बोला कि कौन से केस ऐसे हैं जहाँ पे पार्ट बी भरना ज़रूरी नहीं, मतलब जो डिटेल्स थी ना वो डालनी थी डिटेल्स, कौन सी डिटेल्स, गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर, वो सब कब ज़रूरी नहीं है, किस केसेस में। डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी ऑफ द ई-वे बिल where the goods are transported for a distance of up to 50 km within the state or union territory। क्या है, डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लेकिन ये किसके लिए, फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, और फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनी। ये क्या है देखो, समझने का प्रयास करो। ये ए है, ये मिस्टर ए है, ये कौन है, सप्लायर। ये क्या कर रहा है, ये किसी ट्रांसपोर्टर को
ट्रांसपोर्टर को माल देना जा रहा है। ट्रांसपोर्टर का काम क्या है? ट्रांसपोर्टर समझो ए मुंबई का है, ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? अब ट्रांसपोर्टर भी मुंबई का ही है। ट्रांसपोर्टर का काम है, ये जयपुर का डिलीवरी है, तो ये ट्रांसपोर्टर माल जयपुर पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन क्या कह रहा है आपको, ध्यान से देखो कि ये जो ए है ना, ए जो सप्लाई, जो ट्रांसपोर्टर को माल देगा, अगर ये ए का और जो ट्रांसपोर्टर है इसका डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर से कम है या 50 किलोमीटर तक है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। इस केस में ई वे बिल नहीं चाहिए। या फिर क्या बोल दिया, फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द, अब क्या होता है ना, जैसे ये ट्रांसपोर्टर मुंबई का है तो लोग ना यहाँ से सीधा माल जयपुर नहीं भेजते, यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, जयपुर में उनकी ब्रांच है ट्रांसपोर्टर की, वहाँ माल भेजते हैं, यहाँ से यहाँ माल भेजते हैं और ये यहाँ से यहाँ भेजता है। समझ रहे? दोबारा एक्सप्लेन करूँ, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो क्या किया ट्रांसपोर्टर ने, मुंबई वाले ने जयपुर में अपना एसोसिएट होगा कोई या खुद की ब्रांच होगी, वहाँ पे ऑफिस में गोडाउन में माल भेजा और यहाँ से जयपुर जाएगा। तो अब ये जो यहाँ से जयपुर का डिस्टेंस है ना, यहाँ से जयपुर का डिस्टेंस ये अप टू 50 किलोमीटर तक रहा, तो इस काम के लिए भी ई वे बिल नहीं चाहिए। आई रिपीट, सप्लायर से ट्रांसपोर्टर के बीच का डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक का है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। अब ट्रांसपोर्टर टू ट्रांसपोर्टर जो खेल रहे खेलने दो, लेकिन ट्रांसपोर्टर का जो फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ से वो डिलीवरी करेगा, वहाँ से लेके जो प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रेसिपिएंट है या कंसाइनी है उसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक का है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। लेकिन माइंड इट, ये जो ट्रांसपोर्टर ऑफ मुंबई से जो ट्रांसपोर्टर ऑफ जयपुर, ये जो माल जा रहा है ना, ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है, ये तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, ये तो कम नहीं है, तो इसके लिए तो ई वे बिल चाहिएगा ही। तो ये ट्रांसपोर्टर आपस में ई वे बिल बना लेंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन इस केस में ए और बी बच जाएंगे, ए और जयपुर वाला बच जाएगा। अब कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, सर अगर ये डिस्टेंस भी छोटा ही हुआ तो वैसे भी सभी बच गए ना, सभी बच गए उस केस में। तो एग्जाम्पल ए, सपोज करो कि हम लोग अंधेरी में बैठे हैं मुंबई में, ठीक है, हम अंधेरी से एक्सपोर्टर को माल दे रहे हैं, एक्सपोर्टर बैठा है सपोज करो सांता क्रूज में, तो 50 किलोमीटर से कम हो गया, ई वे बिल नहीं चाहिए। अब वो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्टर वो माल आगे देगा लोअर परेल में, लोअर परेल तक पहुंचाएगा और वहाँ से चर्चगेट पहुंचाना है, तो ये पूरा ही ट्रांजैक्शन 50 किलोमीटर के अंदर ही हो रहा है, तो ई वे बिल नहीं चाहिए ना भाई, क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये एक्ट में नहीं लिखा है, बट दिस इज़ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ मेकर्स जो मुझे समझ में आया है। कुछ आपको बेटर लगे तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में भी। ओके, यूनिक ई वे बिल नंबर है, तो जैसे ही आप जनरेट करेंगे जो आपको नंबर मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, उसमें लिखा होता है ई वे बिल का नंबर। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, कई बार क्या होता है ना, आपने एक व्हीकल से माल भेजा और वो माल बीच में वो व्हीकल ख़राब हो गया, तो ट्रांसपोर्टर ने दूसरा व्हीकल अरेंज किया, उससे माल भेजा, तो क्या पार्ट बी अपडेट करना पड़ेगा? आंसर इज यस, अपडेट करना पड़ेगा। क्या पार्ट ए चेंज करना पड़ेगा? आंसर इज नो। पार्ट ए में तो इनवॉइस डिटेल थी चाल से, लेकिन पार्ट बी में व्हीकल डिटेल था, अब वो व्हीकल डिटेल चेंज हो गया है, तो जैसे ही व्हीकल चेंज होगा आपको व्हीकल का डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा, पार्ट बी अपडेट करना पड़ेगा। वो आप करो, ट्रांसपोर्टर करे, एक ही बात है चाल से। ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल। कई बार क्या होता है, एक बड़ा ट्रक होता है, वो एक साथ में ना, उसके बाद बहुत जगह होता है, ए बी सी डी ई, वो चाहे तो सब का माल एक साथ रख सकता है इस ट्रक के अंदर। तो ऐसे केस में पोर्टल ने आपको पावर दिया है कि ट्रांसपोर्टर चाहे तो इन सब के अगेंस्ट ही कैन मेक वन बड़ा बिल, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बिल बोलते हैं, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कॉन्सो ई वे बोलते हैं, वी कॉल इट एज कॉन्सो ई वे बिल। यहाँ पे क्या होगा,
document containing multiple e-way-bills for multiple consignment being carried in one conveyance goods vehicle. तो he can make a single conso e-way-bill also. क्योंकि सिंपल सी कहानी है ना, कहाँ 50-50 बिल रहेगा रास्ते के अंदर, तो he can make one conso also. Going further, इन्फॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ई वे बिल कैन बी यूज फॉर फाइलिंग रिटर्न्स. सिंपल सी कहानी, जो आप पार्ट ए भरते हो उसमें सेल की डिटेल ही होती है, तो आप चाहो तो वो इन्फॉर्मेशन GSTR-1 भरने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. पॉपअप आपको मिल जाता है पोर्टल के ऊपर. कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल, ये ध्यान रहे ई वे बिल कभी भी एडिट नहीं होता है. एक बार आपने बना दिया है, अगर मिस्टेक हो गई तो आपको उसको कैंसिल कर सकते हो, एडिट नहीं होता. कैंसिल भी कब कर सकते हो, अच्छा बात तो ध्यान रहे, अगर आपने जनरेट किया ई वे बिल और गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट किए ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली 24 आवर्स के अंदर अंदर ऑफ जनरेशन. 24 घंटे में कैंसिल नहीं किया तो ई वे बिल कैंसिल होगा नहीं. एक बात और याद रहे, अगर आपने ई वे बिल नंबर जनरेट किया है तो 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा. ठीक है, इसका सिंपल मतलब क्या, इफ़ आई वॉन्ट आई कैन जनरेट इट नाउ एंड एक्सपोर्ट आफ्टर 2 days, नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट क्या है, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल. ये जो बनाते हैं ई वे बिल, इसकी वैलिडिटी क्या है, कितने दिन के लिए ई वे बिल चलता है. हमने माल निकाल तो दिया फैक्ट्री से, कितने दिन में पहुंचना चाहिए वो माल. तो देखो यहाँ पे 2 चीज़ें चेक करनी है. जो आपका व्हीकल है ना, या तो वो होगा मल्टी मॉडल शिपमेंट वाला व्हीकल या वो होगा नॉर्मल व्हीकल. मल्टी मॉडल शिपमेंट वाला पता है व्हीकल कौन सा होता है, कभी अगर आपने नाइट में ट्रैवल किया ना, तो बड़े बड़े हाईवेज़ के ऊपर ना बहुत बड़े बड़े ट्रक जा रहे होते हैं, जो बहुत ह्यूज साइज़ के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो आपको भी देखते हो ना, उनसे बहुत ट्रैफिक भी जाम हो जाता है. और वो कितना भी कर ले, ज़्यादा स्पीड नहीं चल पाते, उनकी स्पीड बहुत कम रहती है. कभी आप ध्यान देना, वो बेचारे ब्रेक भी बड़ी मुश्किल से मार पाते हैं और स्पीड भी बहुत कम चला पाते हैं. तो ऐसे तो बहुत स्लो जाएंगे. तो उनके लिए लिमिट क्या है, उनके लिए लिमिट यहाँ है. अगर वो ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है, जिसमें एटलीस्ट 1 लाख क्या है ट्रांसपोर्ट बाय शिप है, अगर वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो हर 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन मिलेगा. 20 किलोमीटर तक 1 दिन मिलेगा, और हर 20 उसके बाद या पार्ट देयर ऑफ उस सबके लिए क्या मिलेगा, कि एक एडिशनल दिन मिलता जाएगा. फ़र्ज़ कीजिए कि हम इसी मल्टी वाले या बड़े वाले काम चीज़ों से जा रहे हैं या शिप से जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, सपोज़ करो 31 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कितने दिन की वैधता होगी आपकी ई वे बिल की, 1 दिन तो 20 के लिए, और बाकी दूसरे वाले पार्ट ऑफ द 20 के लिए और 1 दिन, तो 2 दिन की वैलिडिटी होगी. समझा. अच्छा, व्हाट अबाउट नॉर्मल व्हीकल, वो तो फास्ट चलते हैं, वो कहाँ स्लो चलते हैं. तो उसके लिए क्या बोल दिया, 100 किलोमीटर तक 1 दिन में तुमको पहुँचना चाहिए, उतनी वैधता होगी. 100 से ज़्यादा हर 100 या उसके पार्ट देयर ऑफ के लिए एडिशनल 1 डे मिल जाएगा. ठीक है, जैसे मुझे अगर मुंबई से माल पुणे भेजना है, दिस इज़ 160 किलोमीटर, तो दिस इज़ 100 + 60 1 + 1, 2 दिन मिलेगा मेरे को माल पहुंचाने के लिए. मज़े की बात ये, 2 दिन काउंट कहाँ से होगा, काउंट कहाँ से होगा 2 दिन, बताइए. यस मिस दीपा, बताइए, ये 2 दिन काउंट कहाँ से होगा, क्या आपको आइडिया है. देखते हैं आपने कितना प्रैक्टिस कर रहे हो. क्या ई वे बिल बनाएंगे वहीं से काउंट करेंगे, वो पीरियड 2 दिन का या 1 दिन का जो भी है, तो कहाँ से काउंट करेंगे. कहाँ से स्टार्ट मतलब, हाँ मतलब जिस टाइम पे अपलोड होंगे वहाँ से, और वो कैसे मालूम पड़ेगा किसी को,
मैं ईवे बिल अभी बना दिया, 2 घंटे बाद वो गुड्स को ट्रांसपोर्टर को दे रहा हूँ, तो ये 2 घंटे बाद उसको दिया ही कैसे मालूम पड़ेगा? तो मालूम पड़ेगा नहीं कभी भी। मैंने सुबह बना दिया, मैं शाम को दे रहा हूँ उसको, तो कैसे मालूम पड़ेगा शाम को दिया उसको? तो कहाँ से काउंट करेंगे? बोल। जो बनाया तभी से करेंगे। गलत जवाब, तब से भी नहीं करेंगे। अगर तब से करेंगे, अगर बनाया तब से ही काउंट करेंगे, मतलब क्या होगा कि हम लोग बस हम लोग ने ना ट्रक के पास ही खड़े जब बनाया तभी कि ले फटाफट जा, क्योंकि टाइम क्या दिया है 1 डे फॉर 100 किलोमीटर। तो कहीं फंस गया ट्रैफिक में तो जा फटाफट, अब भी जा, निकल अभी का अभी, तो गड़बड़ हो जाएगा काम। कुछ तो टाइम देना चाहिए ना बनाने के बाद में कि मैं माल लोड करूं, क्योंकि लॉ मेकर्स ने क्या बोला है, मूवमेंट शुरू करने के पहले आपको बनाना पड़ेगा यूनिट में ईवे बिल। अब मूवमेंट का मतलब ये भी है, जो फैक्ट्री से जाएगा ना लॉरी के अंदर, वो भी तो मूवमेंट ही है। तो तुम अगर बनाते ही काउंट कर लोगे तो कई बार तो 8-8 घंटे लग जाते हैं खाली माल भरने में, तो तुम तो 8 घंटा भी काउंट कर लोगे, ये तो गलत हो जाएगा। अब बता, अब आगे कुछ नहीं बता पाएगी। बगा क्या होगा रिलेवेंट डेट? द पीरियड ऑफ वैलिडिटी shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as a period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill। कहाँ से काउंट करोगे? midnight of immediately following the date of जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। देखो नीचे एग्जांपल लिखे आपके इंस्टीट्यूट ने अच्छी से। सपोज करो आपने ई-वे बिल जनरेट किया रात को 12:04 पे। कब किया? 14 मार्च को जनरेट किया। तो फर्स्ट डे कब से काउंट करेंगे? फर्स्ट डे एंड कब होगा? फर्स्ट डे वुड एंड ऑन 12 बजे मिडनाइट, 12 बजे मिडनाइट ऑफ 15 to 16 मार्च। 15 to 16 म्हणजे क्या है? जहाँ पे 15 खत्म होता है और 16 शुरू होता है। समझो कि नहीं? हाँ कि ना? मतलब यहाँ देखो ध्यान से, ई-वे बिल कब बनाया फर्क नहीं पड़ रहा, जब बनाया ना उसके बाद का जो पहला मिडनाइट कब आ रहा है तब से शुरू होगा पहला दिन। 14 मार्च को बनाया तो 14 मार्च का जो मिडनाइट कब होगा, जो 14 और 15 का बीच का 12 बजे का होगा वो रात का, तब से शुरू होगा। और जो 15 और 16 का नाइट है ना वहाँ तक चलेगा, वहाँ से वहाँ तक। समझा? जब बनाया उसके बाद का जो पहला मिडनाइट आएगा वहाँ से फर्स्ट डे काउंट करेंगे, वहाँ तक नहीं, वहाँ से काउंट करेंगे। समझा? ये बिल्कुल आइडिया नहीं होगा ना इसका। तो देखो एग्जांपल एक और लिखा है। सपोज आपने जनरेट किया रात के 11:58 के ऊपर 14 मार्च को, ठीक है। अब देखो काउंट तो कहाँ से होगा? काउंट तो वो हो जाएगा मिडनाइट से। देन द फर्स्ट डे वुड एंड ऑन 12 मिडनाइट और 15-16। भाई आज 14-15 को चालू हुआ और 15-16 खत्म हो जाएगा। वो सिंपल सी कहानी है। और ये देखो, ये हमने जस्ट 14 मार्च को शुरू होती बनाया था, तो 14 मार्च तो पूरा माफ हो रहा है, 15 मार्च से गिनना शुरू हो रहा है। बट यहाँ पे यानी कि यहाँ पे चतुराई किस में होती, और 3 मिनट रुक जाता और फिर बना लेता तो ज़्यादा दिन मिल जाते। समझ रहा है क्या? इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी है 2 मार्क के। ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। वैलिडिटी एक्सटेंशन किया जा सकता है, जो भी कुछ वजहें होती है, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ व्हीकल ख़राब हो गया, इंटीमेट करके आप एक्सटेंड करवा सकते हो।
लेकिन ख़त्म होने के 8 घंटे पर एक्सटेंड करवाना पड़ता है। और उसके अलावा चाहे तो कमिश्नर खुद भी एक्सटेंड कर सकता है, अगर उसको फील होता है कि ये चीज़ में ज़्यादा टाइम लगेगा, ही कैन डू इट फ्रॉम हिज ओन ऑल्सो। लेकिन एक्सेप्शन का सर्कमस्टेंसेस के लिए ट्रांसपोर्टर खुद एक्सटेंड करवा सकता है, 8 घंटा पहले बताना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल। एक सेलर किसी को माल भेज रहा है, उसने ई वे बिल बना दिया, एंटरिंग डिटेल्स ऑफ जीएसटीएन ऑफ रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हाँ माल आ रहा है वहाँ से। अगर रिसिपिएंट टाइमली एक्सेप्ट कर लेता है तो मान लेंगे उसको माल मिल रहा है, और नहीं भी करता एक्सेप्ट टाइमली, रिजेक्ट भी नहीं करता, तो क्या मान लेंगे, हाँ एक्सेप्ट कर ही लिया होगा बाय डिफ़ॉल्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस द पर्सन टू whom information in part is made available do not communicate his acceptance or rejection with a specified time, it shall be deemed that it has accepted the said detail। अरे सिंपल सी कहानी ना, डीम मान लेंगे भाई हाँ ले रहा है। अगर पता कई बार ऐसा होता है जीएसटीएन नंबर रॉन्ग डाल दिया जाता है गलती से, तो किसी और को दिख जाता है कि उसको माल आ रहा है, तो मेरे पास 3 दिन देखो यहाँ पर लिखा है 72 आवर्स या टाइम ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। इसके पहले ही अगर मुझे वो माल आ ही नहीं रहा है, मैं रिसिपिएंट दिख रहा हूँ बट गलत है, मैं तो मेरे को माल मिल ही नहीं रहा है, तो आई कैन रिजेक्ट ई वे बिल की नहीं मुझे माल नहीं आ रहा है। नहीं किया मतलब मेरे को ही आ रहा है, ख़त्म बात। ई वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट वैलिड इन अदर स्टेट। सिंपल है ना, माल अगर महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है तो गुजरात वाले ये नहीं बोल सकते नहीं तुमने तो महाराष्ट्र में बनाया था, हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, पागल है क्या? पूरे कंट्री का एक ही ई वे बिल बनता है, मानना पड़ेगा तुमको। जो अपन ने ऊपर सीखा वही चीज़ें वापस रिपीट लिखिए, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ई वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा ये ना ये सिर्फ रीड वर्दी है, इसमें ना कुछ मेरे समझाने के लिए नहीं है, तो मैं रीड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई कर रहे हो हाउस होल्ड, पता है घर पे आता था पहले अपना एलपीजी गैस, तो उसके लिए ई वे बिल बनाना कंपलसरी नहीं है। वो जो बंदे वो गैस लिए घूमते हैं ना, जो हाथ गाड़ी में गैस लिए आते हैं घर पे सर्विस दिए देते हैं, उनको बोला तुम मत बनाओ ई वे बिल मत बनाओ। तो बेसिकली क्या है, ये वो सब लिस्ट है जिन लोगों को फ़िलहाल एग्जेम्प्ट किया हुआ है टू मेक ई वे बिल। कोई केरोसिन ऑयल बेच रहा है पीडीएस स्कीम के अंदर, मत बना ई वे बिल, ठीक है। तो ये सारा एक बार आप रीड कर लीजिएगा, एक सिर्फ बेसिक पॉइंट्स हैं। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कहीं कोई पॉइंट फंसे बता देना, सिर्फ रीड करना है, इसमें रट्टा वट्टा कुछ नहीं करना है और ना ही कुछ समझने का दिमाग लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। सर ये पर्सन इन चार्ज क्या होता है? ये वो बंदा है जो उस कन्वेंस को, उस व्हीकल को कैरी कर रहा है। कार के अंदर ड्राइवर होता है, शिप के अंदर कैप्टन होता है, और फ्लाइट के अंदर भी कैप्टन होता है ना, पायलट होता है। तो वैसे जो भी बंदा उसको कैरी कर रहा है, जो चला के लेके जा रहा है, या जो कोई वहाँ पे इंचार्ज कोई और होगा उसके अलावा, वो होगा इंचार्ज उस कन्वेंस का। उसको क्या कैरी करना होगा? 2 ही चीज़ कैरी करनी है, या तो इनवॉइस या डिलीवरी चालान, और साथ में कॉपी ऑफ ई वे बिल। अच्छा, अगर ई इनवॉइस इशू किया गया है तो QR कोड हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन इट मे बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिकली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। अब अगर ई इनवॉइस है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जब पकड़ेंगे तो ऑफिसर बोलेगा नहीं मेरे को फिजिकल बिल दिखा। अरे साहब ई इनवॉइस बनाया, बोलेगा ठीक है ई इनवॉइस दिखा दे, समझ गया, सिंपल। ये तो क्या है, क्या था पढ़ाने जैसा उसमें। नेक्स्ट क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेस। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, सिर्फ एक बार रीड करना है, दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी इसमें, ठीक है, समझाने के लिए कुछ नहीं है। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स।
A summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in part A of the prescribed form within 24 hours of inspection, and the final report in part B of the said form shall be recorded within 3 days of such inspection. देखो सिंपल सी कहानी है, आपकी गाड़ी जा रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बीच में किसी ऑफिसर ने पकड़ लिया, तो वो जो इंस्पेक्शन उसने किया ना, उसका भी रिपोर्ट उसको सबमिट करना होगा 3 दिन के अंदर कि मैंने बीच में माल पकड़ा था और उसको इंस्पेक्शन किया था। अच्छा, ये ध्यान रहे यहाँ पे, जब उसको पकड़ेंगे ना, तो उसको पकड़ेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, चलो ठीक है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चलो ठीक है, वो देख लो। However, the circumstances so warrant, the commissioner or any other officer authorized by him may, on sufficient cause being shown, extend the time for recording of the final report in part B of said form for a further period of not exceeding 3 days. सिंपल सी कहानी है ना, ऑफिसर ने आपका बीच में रोक दिया, उसने आपके 15 घंटे खराब कर दिए, तो अब आप ऑफिसर को पूछ सकते हो, ऑफिसर साहब मेरा ई-वे बिल का वैधता सिर्फ 2 ही दिन का था, 1 दिन तो आपने ख़राब कर दिया मेरा, प्लीज़ एक्सटेंड करके दो वैलिडिटी मेरा, तो वैलिडिटी एक्सटेंड कर देगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये सब बेसिक्स है, वापस से हल्का फुल्का रीड मान लीजिएगा आप। ये देखो, ये मस्त है एकदम। फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल्स एक्सेट्रा। Where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes, the transporter may upload the said information in specified form on the common portal. ये मस्त पॉइंट है। अब देखो, डिपार्टमेंट ने, लॉ मेकर्स ने सारे प्रावधान कर दिए कि लॉ मेकर्स का नुकसान ना हो, लेकिन क्या पता कि धांधलेबाजी शुरू हो जाए ऑफिसर्स की तरफ से। कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते, जेन्युइन नहीं होते, हो सकता है वो टाइम पास करने के लिए या टाइम पास करने के लिए आपको रोक रहे हो, और क्या है, आपकी भैंसबाजी चलते रहे उसमें आपको बहुत टाइम निकल जाएगा। तो आपको लॉ मेकर्स ने ऑप्शन दिया है कि भैया 30 मिनट से ज़्यादा अगर तुम्हारे जो व्हीकल है उसको कहीं भी रोका जा रहा है 30 मिनट से ज़्यादा, तो हम आपको कॉमन पोर्टल पे ऑप्शन दे रहे हैं, आप तुरंत अपडेट करो डिटेल कि आपका माल पकड़ा गया है, रोक दिया, कहीं पे रिटेन कर दिया है, ताकि ये जान। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, इस एक प्रोविज़न से, इस एक लाइन से वो जो प्रॉपर ऑफिसर है ना, वो बिना वजह के तुम्हारा लॉरी रोकने को डरेगा, क्योंकि अब उसके पापा तक भी सब इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है और सब ट्रांसपेरेंट हो गया ना कि हाँ ये माल पकड़ा गया है, माल रोका है। अब कुछ नहीं है फिर भी रोका है, बाद में फंस जाएगा आदमी, तो परेशान नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री। रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए। अब ये क्या है, देखो ध्यान से, इसका मैं इसको नॉर्मल पता नॉर्मल भाषा में प्यार से क्या बोलता हूँ, कब ई-वे बिल बनाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, बनाना नहीं है ऐसा नहीं है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, डिसअलाउड नहीं है, बनाने ही नहीं देंगे तुमको। कब नहीं देंगे, ये सज़ा है, ये सज़ा है। सज़ा कैसी है, कुछ गलतियां अगर आप करोगे तो आपका ई-वे बिल बनाना हम सस्पेंड कर देंगे। तो क्या हम माल भेज सकते हैं बिना ई-वे बिल के? ना, हम तो माल भेज नहीं सकते, मतलब आपका माल का मूवमेंट रोक देंगे इनडायरेक्टली, बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेशल ऑर्डर के। देखो यहाँ पे क्या, अगर एक पर्सन जिसने कंपोजिशन स्कीम लेके रखी है, तो क्या होता है, उनको CMP 08 में हर क्वार्टर का टैक्स भरना पड़ता है। अगर उसने CMP 08 का टैक्स 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का नहीं भरा है, याद रहे कॉन्जिक्यूटिव, ऐसे नहीं एक क्वार्टर का भरा फिर एक का नहीं भरा फिर एक का भर दिया, तो वो 2 वैसा नहीं, 2 साथ में आपने नहीं भरे अगर, या फिर कोई रेगुलर टैक्स पेयर है और उसने रिटर्न्स सबमिट नहीं किए, रेगुलर बंदा तो रिटर्न्स भरता है, कंपोजिशन वाला CMP 08 भरता है, जो कि स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट है, रिटर्न नहीं है, और ये रिटर्न्स होते हैं। 2 महीने के रिटर्न नहीं भरे या 2 महीने का GSTR 1 नहीं भरा, रिटर्न मतलब क्या है, यहाँ पे 3B की बात कर रहा है, 3B नहीं भरा या आपका GSTR 1 नहीं भरा 2 महीने के लिए,
तो भाई तुम्हारा ई वे बिल बनाने का काम हम सस्पेंड कर देंगे। साहब कब बनाने दोगे? पहले रिटर्न भर, बनाने दे देंगे, ये तो नहीं बनाने देंगे। कमिश्नर के पास पावर है, चाहो तो एग्जाम्प्ट कर सकता है, किसी जेन्युइन वजह की वजह से होगा तो ठीक है, बट ये फिलहाल आपको याद रखना है ये चीज़ है, ठीक है। ओके, ये हैं कुछ खास पॉइंट्स। कंसाइनी और रेसिपिएंट टैक्स पेयर स्टोरिंग गुड्स इन द ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे टेक्सटाइल ट्रेडर्स के बारे में लिखा है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कपड़े वपड़े बनाते हैं, कई बार इनके पास है ना कपड़े रखने की जगह नहीं होती है फैक्ट्री में, बहुत कंडेंस्ड होते हैं ये लोग। कई बार लोग क्या करते हैं, इनको पता है कि किसी पार्टी को माल कंसाइन पहुँचाना है, किसी स्टेट, किसी कंट्री, किसी ऑफिस में, तो लोग ये माल एडवांस में ही ट्रांसपोर्टर के पास पहुंचा देते हैं, और ट्रांसपोर्टर वो माल अपने गोडाउन में रखता है जब तक डिलीवरी का ऑर्डर ना आए तब तक। तो ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्टर के गोडाउन को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये वाला आप एक बार रीड कर लेना अच्छे से। मैं अपने जो ऊपर सीख चुका है उसी के बेसिस पे आपको ये चीज़ें मिलेगी, कुछ नया नहीं मिलेगा। कहीं दिक्कत हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा मुझसे। एंड इतना ही है ये ई वे बिल। आई होप आपको समझ में आया हो। और ई वे बिल ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हार्डली कुछ पेजेस का था, मगर ये एग्ज़ाम्स में हॉट फेवरेट बन चुका है आजकल। आपने देखा कि कुछ स्मॉल बातें हैं जिसकी वजह से तकलीफ़ हो सकती है, ऐसा लगता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।